हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विथ शिव। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट रिलेटेड। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हमने देखी हैं और आजकल बहुत देखने को मिल रही है। कोविड के बाद हमने सुना होगा कि कोविड वैक्सीन की वजह से भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसे भी मिसकंसेप्शंस घूम रहे हैं और लोगों को उससे डर भी लग रहा है। बहुत यंग एज में हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि हमको हार्ट की तकलीफ़ है। तो ये सारी बातें आज इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर आनंद आहूजा, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है और बहुत सालों से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ और जानते हैं हार्ट रिलेटेड बहुत सारी बातें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमें और हमारी टीम को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। हेलो मिस्टर शिव। ये सर, कैसे हो आप, पहले तो बताइए। ऑल बढ़िया, ऑलवेज रॉकिंग। नाम ही मेरा आनंद है, तो बचपन से आनंद में रहता हूँ। अरे आनंद में ही रहना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी है कार्डियोलॉजी, और हार्ट ऐसा है कि जितने आनंद में रहते हो उतना आनंद में अपना हार्ट भी रहता है। तो सर, हमें सबसे पहले बताइए कि हार्ट रिलेटेड ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जो आपको जनरली देखने को मिलते हैं। लोगों में काफी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि अगर अभी आज आपकी एज 25, 30, 35 साल है तो अभी से मैं क्यों परवाह करूं, जब 50-60 का हो जाऊंगा तब सोचूंगा। सो ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप स्पेशल नहीं हो, आप अमृत पीकर नहीं आए हो। तो अगर आप इस दुनिया में जिंदा हो तो आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट डिजीज। ओके, तो सर कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या है। दिल की जो बीमारियां होती हैं उसमें एक बीमारी ऐसी है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसमें दिल की नलियों में चर्बी जमने की वजह से दिल को खून कम मिलता है और उससे जो नुकसान होता है वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बेसिकली प्रॉब्लम होता है नलियों में। ये नलियां सिर्फ दिल में नहीं, लेकिन दिमाग में, किडनी में, हाथों में, पैरों में, दूसरे ऑर्गन्स में भी सेम तरह के ब्लॉकेजेस कर सकते हैं। सो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कार्डियो एंड वैस्कुलर डिजीज। सो दिल सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, इसलिए दिल का स्पेशल मेंशन है इसमें। लेकिन ये नलियों की बीमारी है बेसिकली, जो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम के एक प्रोसेस से होती है और ये शरीर के किसी भी ऑर्गन को असर कर सकती है। ओके, तो सर इसकी वजह से आपने अभी बोला कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इसका मेजर कारण क्या है, क्यों होता है इसके अंदर प्रॉब्लम। ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है। जैसे मलेरिया मच्छर काटने से होता है, जैसे कि डेंगू, या आपका खाना अगर ठीक नहीं है तो किसी को जॉन्डिस होता है, किसी को टाइफाइड है। तो ये ऐसी बीमारियां नहीं है, ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से आज हमने अपने लाइफ में इनको इनवाइट किया है। जैसे कि मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिप्रिवेशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, और इन सारी चीजों का एंड रिजल्ट है कि सारी नलियों में चर्बियां जम रही हैं और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है। सो दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओके, तो काफी यंग लोगों को भी ये देखने को मिल रहा है। आजकल देख रहे हैं कि जिम में कोई वर्कआउट कर रहा है या चलते हुए वॉकिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है, उसमें भी ये दिक्कत आती है। तो इसका मेजर रीजन क्या है सर। जी, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये अब ज्यादा हाईलाइट हो रही है, लाइमलाइट में आ रहा है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज को भी हो रहा है। और अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में या टीवी में न्यूज में देखा होगा कि जिम में दौड़ते वक्त या वर्कआउट करते वक्त ये ज्यादा हो रहा है। सो जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग एक्सेट्रा, इनके अलावा कुछ नए रिस्क फैक्टर्स भी आए हैं, जैसे कि स्क्रीन का ओवर एक्सपोजर। लाइक देयर आर सम स्टडीज जो बताते हैं कि 4 घंटे से ज्यादा अगर एक दिन में आप स्क्रीन पर टाइम गुजार रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओटीटी की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से लेट नाइट सोना, पर सुबह तो काम पर सही वक्त पर जाना है, तो स्लीप का टाइम और क्वालिटी दोनों कम हो गया है। सो स्लीप डिप्रीवेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बिग रिस्क फैक्टर।
तीसरा, जंक फूड का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले कभी कभी कोई शादी हुई या कोई त्योहार हुआ या कोई बर्थडे हुआ तब लोग बाहर जाते थे खाना खाने। अब बाय डिफॉल्ट हर वीकेंड पर खाना बाहर ही होता है। सो ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है डाइट में, ये रिस्क फैक्टर बन रहा है। और अपने हेल्थ को रिलेटेड या वर्कआउट या फिटनेस को रिलेटेड एक्सट्रीम्स है, जो लोग नहीं करते वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो एंथुजियास्टिक है वो ओवर एंथुजियास्टिक है। जो 10, 15, 20 किलोमीटर कोई रोज दौड़ रहा है, या 100 किलो वजन उठा रहा है, या 50, 100, 200 पुशअप्स मार रहा है, तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हार्मफुल हैं। इट इज ऑलवेज द मिडल पाथ विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल। सो बोथ एक्सट्रीम्स are there in our society. So youngsters में premature heart attacks के ये बड़े important reasons है। Over and above, of course, smoking, tobacco और weed और drugs का level काफी बढ़ गया है, stress बढ़ गया है, and also diabetes, hypertension, cholesterol, etc. Okay. तो सर आपने बताया कि स्क्रीन टाइमिंग, तो स्क्रीन टाइमिंग यानी आप स्क्रीन देख रहे हो तब बैठे हुए हो, इसलिए ये दिक्कत होती है, कैसे होती है स्क्रीन टाइमिंग की वजह से? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। अगर आप रीजंस की बात करें तो अगर आप कंटिन्यूसली एक स्क्रीन की ओर देखा करते हो तो ऑफ कोर्स आपकी आंखों पर तो स्ट्रेन होता है, पर जो ब्लू लाइट होती है वो आपके हार्मोन्स पर भी असर कर रही है। आपके बॉडी का डे और नाइट का या जागने और सोने का साइकिल जो है वो मेलाटोनिन से अफेक्ट होता है, और मेलाटोनिन जो है वो दिन की रोशनी और रात के अंधेरे के ऊपर उसके लेवल्स कम ज्यादा होते हैं। हम हजारों सालों से सनराइज पर उठते थे और सनसेट पर हमारा दिन खत्म होता था, तो हमारे हार्मोन्स उसी तरह से प्रोग्राम्ड है। और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ है केवल 150 साल पहले। तो 50,000 साल का इवोल्यूशन 150 साल में हम नहीं चेंज कर सकते। सो मेलाटोनिन अभी भी अंधेरा चाहता है। आपकी बॉडी को अंधेरे की जरूरत है, क्योंकि बॉडी के सारे रिपेयर काम रात को जब आप सोते हो उसके 2 घंटे के बाद डीप स्लीप में होती है। तो दिन भर जितने भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर जो भी बॉडी में स्ट्रेसेस होते हैं, उन सबका काम रात को, रिपेयर काम रात को जब आप सोते हो तब होता है। तो रोज अपनी गाड़ी गैराज में जाती है मेंटेनेंस के लिए रात को, लेकिन वो अगर नहीं जाएगी तो उसी इंजरीज के साथ आप दूसरे दिन कैरी करोगे, तीसरे दिन कैरी करोगे, और वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। सो दिस इज वन रीजन। एंड सेकेंडली, उससे स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। सो अगर आपको नींद बराबर नहीं मिल रही है, आपको रेस्ट मिल नहीं रहा है, और आपका ब्रेन कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड फॉर्म में रहता है बिकॉज ऑफ लाइट एक्सपोजर, देन उससे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज तो बढ़ेगा। सब चीजें कनेक्टेड है, बट स्क्रीन ओवर एक्सपोजर हैज बीन फाउंड टू बी अ रिस्क फैक्टर, एंड वी डोंट हैव वेरी क्लियर कट सेफ्टी गाइडलाइंस कि इससे कम सेफ है, इससे ज्यादा रिस्की है, बट ओवरऑल दे से कि 4 घंटे से ज्यादा एक दिन में अगर आपके हाथ में है, अगर आप आईटी प्रोफेशनल नहीं है तो जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। जी। तो रात को सोने से पहले कितने घंटे पहले हमें स्क्रीन रख देनी चाहिए? वेल, आइडियली स्पीकिंग 1-2 घंटा पहले रखना चाहिए, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि अक्सर आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे, जो ई बुक्स पे होगा, अगर आप किताबें भी पढ़ रहे हो तो आप किंडल पर पढ़ रहे हो, तो स्क्रीन अभी आज आपकी लाइफ में इनएविटेबल हो चुका है। तो एटलीस्ट आप इतना करो कि वो डार्क मोड में या तो पढ़िए, अगर आप लैपटॉप देख रहे हो तो वो स्क्रीन गार्ड यूज करिए, या अगर वो भी अवॉइडेबल नहीं है तो एटलीस्ट जो बहुत थ्रिलर्स हैं या हॉरर है या बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग चीजें हैं वो अवॉइड करिए। लाइट चीजें देखिए, रोम कॉम देखिए, समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट ना करे। सो आप जो भी अवेलेबल सर्कमस्टांसेस है उसमें जितना कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो उसकी कोशिश कीजिए। अगर आधा घंटा पहले मोबाइल रख देने का एटलीस्ट सो स्पेंड सम टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक और जस्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स आप अवॉइड कर सकते हो तो स्क्रीन से बच के। ओके, तो सर हार्ट के लिए कौन से फूड होते हैं, यानी कौन से फूड हार्ट को बेनिफिट करते हैं? जी, खाने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इनफैक्ट एक्सरसाइज से भी ज्यादा। ओके, आई वुड से कि डाइट आपके लिए 70% इंपॉर्टेंट है, और डाइट के अंदर आपको न्यूट्रिशियस चीजें जैसे कि मिनरल्स और विटामिन पूरी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। सो आपकी थाली जो है वो जितने ज्यादा कलर्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा अच्छी है। आपको विटामिन और मिनरल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप
इतना इंश्योर करिए कि हर हफ्ते आप हर कलर का कुछ ना कुछ खाएं। Okay. तो आपकी थाली में कुछ रेड हो, कुछ येलो हो, कुछ ग्रीन हो, कुछ वॉयलेट हो, हाँ। सारे अगर रंग होंगे तो आपको सारे विटामिन, कैरोटीनॉइड सब कुछ मिलता रहेगा। और हेल्दी चीजें आप सोचिए, प्लांट जो है सीड्स किस लिए बनाता है? ताकि वो नए प्लांट्स को पैदा कर सके। हाँ। तो उसकी जो बेस्ट चीजें होंगी आप आपके बच्चों को सबसे बेस्ट दोगे, तो वो प्लांट अपने बच्चे के लिए बेस्ट बना रहा है। तो सीड्स हैव द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स, सो ट्राई टू कंज्यूम चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और दूसरे जो भी सीड्स है, पंपकिन के सीड्स मिलते हैं, वाटरमेलन के सीड्स मिलते हैं। ये सब सूखे सीड्स आपको प्रोविजन स्टोर्स में, ग्रोसरी में मिलते हैं, आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये सीड्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हैं। उसके लिए फिश ऑयल जरूरी नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वालिटी के गुड फैट्स हैं जो आपको हार्ट डिजीज से बचाते हैं। सो सीड्स और नट्स आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं और इफेक्टिव हैं। और हमारा जो प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है उसको शिफ्ट करके प्रोटीन बेस्ड डाइट पर शिफ्ट करना चाहिए। सो अगर आप प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाते हो और नट्स और सीड्स की मात्रा आपके डाइट में बढ़ाते हो, आप बहुत हद तक आपके हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर पाओगे। तो सर हमें बताइए कि नॉर्मल पेन और कार्डियक पेन में क्या डिफरेंस है सर? चेस्ट पेन जो कहते हैं हम, ये 3 कॉमन रीजन से हो सकता है। ऑफ कोर्स कार्डियक पेन जिसको एंजाइना कहते हैं, दूसरा है मांसपेशियों का दर्द, मसल पुल हो गया, कोई भारी वजन उठा लिया, कुछ मेहनत वाला काम कर लिया और पेन हुआ, और तीसरा है गैस एसिडिटी का। अक्सर हम लोग इसको प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। या तो हार्ट का पेन है और आदमी गैस एसिडिटी समझ के एंटासिड्स लेता है, कोई इनो पीता है, और इससे डिले होता है डायग्नोसिस में, कई बार ये जानलेवा हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, वो बार बार रिपीटेडली डॉक्टर्स के पास जाते रहेंगे, गैस और एसिडिटी की वजह से दर्द हो रहा है, पर वो बार बार उनका ईसीजी हो रहा है, इकोकार्डियोग्राफी हो रहा है, एंड दे आर स्पेंडिंग अननेसेसरीली। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हार्ट का पेन यूजुअली हार्ट के सेंटर में होता है, चेस्ट के सेंटर में, बट वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जा सकता है, कंधों में, बाजुओं में, पीठ में, गले में, जबड़े में, कहीं भी जा सकता है। दूसरा, उसका सीवियरिटी का, डिजीज के सीवियरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कि सीवियर हार्ट अटैक में बहुत माइल्ड पेन या बहुत मामूली प्रॉब्लम में बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है। लेकिन क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पेन जो है ये किसी भी तरह के स्ट्रेस से बढ़ता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। आप सीढ़ियां चढ़ो, वजन उठाओ, कुछ काम करो, या किसी के साथ झगड़ा हो जाए, या कोई स्ट्रेस हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, और आपको ये पेन हो या अनईजीनेस हो, तो ये हार्ट का हो सकता है। और जैसे ही आप कुर्सी में बैठ जाओ, रेस्ट करो, 2-3 मिनट में अगर ये रिलीव हो जाता है, दिस कैन बी अ हार्ट प्रॉब्लम। कई बार इस पेन के साथ घबराहट, पसीना या सांस की तकलीफ एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। हो भी सकता है, ना भी हो। गैस एसिडिटी का दर्द तीखा या मिर्ची मसाले वाला खाना खाने से बढ़ेगा। आपने इनो पिया, कोई एंटासिड लिया, तो वो कम हो जाएगा। सो कौन सी सिचुएशन में बढ़ता है या कम होता है, वो भी आपको एक क्लू देता है कि ये शायद क्या हो सकता है। उसी तरह से मांसपेशियों का दर्द खांसी करने से, गहरी सांस लेने से, या जहां दर्द हो रहा है उधर दबाने से बढ़ता है। और अगर आप पेन किलर लेते हो या कोई बाम या ट्यूब लगाते हो तो आराम हो जाता है। सो कौन सी सिचुएशन में पेन बढ़ता है और किस में कम होता है, दैट गिव्स यू वेरी इंपॉर्टेंट क्लू कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, नॉट द सीवियरिटी ऑफ द पेन। सेकेंडली, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो आपकी प्रोबेबिलिटी हार्ट डिजीज की बढ़ जाती है। मतलब कि आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी या तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, इन सारे रिस्क फैक्टर्स में से 2 से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हार्ट डिजीज की काफी ज्यादा हो सकती है। सो मिनिमल सिम्टम्स के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यंग हो, फिट हो, तो आपको चाहे कितना ही सीवियर पेन हो सकता है वो हार्ट का शायद ना हो। सो सिचुएशन एंड रिस्क फैक्टर्स, ये 2 सिचुएशन से हम जज करते हैं कि हार्ट का शायद होगा या नहीं होगा। आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों को ये हार्ट डिसीज हो रहा है, और हम देख रहे हैं यंग एज में भी, और सोशल मीडिया के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है, तो डर जाते हैं कभी कभी। तो उसका क्या रीज़न है कि कोविड के बाद ये क्यों ज़्यादा बढ़ गया है? जी, काफी लोगों को 2 चीजों पर बहुत ज्यादा डाउट जाता है कि या तो ये कोविड से हो रहा है या तो कोविड के वैक्सीन से हो रहा है। सो एक चीज तो कन्विंसिंगली रिसर्च से साबित हुई है कि ये कोविड से इसका
प्रमाण बढ़ रहा है, लेकिन कोविड वैक्सीन से, सारे वैक्सीन से नहीं, देयर आर सर्टन वैक्सीन जो जिसमें पाया गया है कि हार्ट डिजीज का लेवल बढ़ा है, लेकिन वो वैक्सीन हमारे यहाँ यूज नहीं हुए। ओके। हमारे यहाँ यूज हुआ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और इन दोनों में इतना ज्यादा रिस्क नहीं पाया गया है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल रिसर्च काउंसिल और आईसीएमआर ने सब्सटैंशियली टेस्ट करके बताया कि ये वैक्सीन सेफ थे। जो यूएस में जो वैक्सीन यूज हुए थे उनमें कुछ लोगों में इसका प्रमाण बढ़ा हुआ पाया गया था, एट्रीब्यूटेड टू द वैक्सीन, बट नॉट फॉर द वैक्सीन विच वर यूज्ड इन इंडिया। लेकिन कोरोना की बीमारी की अगर हम बात करें, वैक्सीन नहीं, बीमारी की बात करें, कोविड की, तो उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता था और उसमें खून बहुत गाढ़ा होता था, जो डी डाइमर हाई होता था, और इन दोनों सिचुएशन से ब्लड क्लॉट होने का रिस्क बढ़ता था। हार्ट अटैक्स और पैरालिसिस, ये दोनों चीजों का लेवल उस बीमारी की वजह से ज्यादा हुआ था। ओके जी। ओके, तो अभी तो बहुत सारा, यानी डर जाते हैं। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का फोन आता है कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे वीडियो भी आते हैं बहुत सारे, अभी तो सोशल मीडिया के द्वारा हमको देखने को मिलते हैं। सर आपके बारे में बताइए, आपकी पर्सनल स्टोरी बताइए कि कैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट बने और ऐसा कुछ। वेल, मैं बाय डिफॉल्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनाऊं, मे बी आप इसको काट सकते हो। मैं एक्चुअली हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता था, पर वो मुझे मिला नहीं। उस चक्कर में मैंने 2 बार कार्डियोलॉजी लेके छोड़ा हुआ है कि मुझे तो वो बनना है। फिर वो जब नहीं मिला तो फिर मैंने कार्डियोलॉजी किया। यानी बचपन से ही सर आपको था कि डॉक्टर बनेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, क्या आपका गोल क्या था बचपन से? मुझे बचपन से बायोलॉजी का पैशन था। ओके। मेडिसिन वॉज नॉट द पैशन। मुझे कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल साइंसेस में करना था, बिकॉज मार्क्स आए और मुझे एडमिशन मिल रहा था तो मैंने एमबीबीएस लिया। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड नहीं ये मिलता तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करता, माइक्रोबायोलॉजी करता, मॉलिकुलर बायोलॉजी करता, ये सारे मेरे ऑप्शंस थे। क्योंकि मुझे बायोलॉजिकल साइंसेस में प्योर रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। नॉट दैट आई रिग्रेट दिस, बट जस्ट टू मेंशन। ओके सर, आप बुक वगैरह भी लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी, मेरा दिमाग जो है ना वो अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा है, जो मैं ड्रीम्स करते रहता हूँ और फैंटेसाइज करता हूँ, और मैं उसी दुनिया में रहता हूँ। प्लस डॉक्टर बनने का एक एडवांटेज है कि आप रोज 50-100 नए लोगों को मिलते हो। और अगर आप ओपन हो आपके दिल से, तो हर आदमी की एक कहानी है। अगर आप सुनो तो किसी के पास कॉमेडी है, किसी के पास ट्रेजेडी है, किसी के पास थ्रिलर है, किसी के पास हॉरर भी है। तो मैं रोज कहानियां सुनता हूँ, तो नो डाउट मेरे पास है बहुत सारा कहानियों का पिटारा जो मैं सुना सकता हूँ। एंड आई लव टू बी स्टोरी टेलर, ये एक मेरा ड्रीम है। आई वांट टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। तो आपकी बुक वगैरह भी है हमने सुना है, तो कौन सी बुक है? जी, मेरे 2 बुक्स हैं अमेज़न पर। एक थ्रिलर स्टोरीज का कलेक्शन है अ स्टोरी टू टेल, और एक रोमांटिक पोएट्री का कलेक्शन है डस्टी मेमोरीज अनफिनिश्ड। सो अभी तीसरे बुक का चल रहा है काम। आई होप कि जल्दी कुछ कर पाऊँ। गुड सर, विश करते हैं कि जल्दी आपका वो खत्म हो जाए और हम पढ़ सके वो बुक भी। थैंक यू सर। कार्डियक के लिए कौन से डिवाइसेस काम आते हैं? अभी हमने देखा स्मार्ट वॉचेस बहुत निकल गए, तो वो क्या हेल्पफुल होते हैं क्या? आई कंप्लीटली अग्री। मेरा ऐसा मानना है कि दैट इज द थिंग फॉर द फ्यूचर। वेयरेबल डिवाइसेस आपको खुद को तो अवेयर करते ही हैं, लेकिन आप उसको अपने फैमिली डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ सिंक करके वो भी आपके पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे वैलिडेटेड डिवाइसेस आ चुके हैं जो आपका स्टेप काउंट बता रहे हैं, या हार्ट बीट्स बता रहे हैं, ऑक्सीजन बता रहे हैं। ये सब तो वैलिडेटेड हो चुका है। ब्लड प्रेशर पर काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है, रिसर्च हुआ है। इन द नियर फ्यूचर ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ईसीजी भी आ चुका है। अभी यहां पर जो है इंडिया में वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यूएस के अगर आप आईफोन्स और आई वॉचेस यूज करते हो तो रिलायबल ईसीजीज भी दे रहे हैं। तो अगर मुझे घर बैठे बैठे अपने सारे पेशेंट्स के पैरामीटर्स मिलते हैं और मुझे अलार्म बीप करता है कि इसका नॉर्मल रेंज के ऊपर या नीचे जा रहा है, आई कैन क्विकली टेल हिम बिफोर ही इवन गेट्स द सिम्टम्स। उसे शायद अभी कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसके पहले उसके पैरामीटर्स मुझ तक पहुंच गए। मैं उसके बता सकता हूं कि बैठ जाओ, जो भी काम कर रहे हो, और ये अगर दवा भूल गए हो तो ये अभी ले लो, और अगर कुछ ज्यादा अलार्मिंग है तो मैं उसे बुला लूं, आ जाओ।
So I think we will have that for the future. Okay. Plus there are so many heart के patients के लिए implantable wearable devices हैं जो lungs के pressures monitor करते हैं. Heart failure के monitoring devices हैं जो lungs के अंदर के pressures को monitor करते हैं. Okay. So आदमी को सांस बाद में फूलेगी, लेकिन उसका monitor पहले बता देगा कि इसको तकलीफ हो सकती है. तो टाइमली अगर हम इंटरवीन करें, हम एक्चुअली उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई एम ऑल फॉर गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज है उससे हम जितना भी हमारे बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें, ऑफ कोर्स विथ एथिक्स, प्राइवेसी, ये सब चीजों को मेंटेन करते हुए, तो मेरा मानना है कि इनको यूज करना चाहिए. ओके सर, अभी विंटर आ रहा है और विंटर में हमने देखा है कि लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो कैसे ग्रेजुअली शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए एक्सरसाइज की? क्योंकि पूरा साल तो बैठे रहते हैं मगर विंटर में लोग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं. जी एग्जैक्टली. विंटर्स में और स्पेशली 1 जनवरी से 1 जनवरी को मैक्सिमम जिम्स में सब्सक्रिप्शन होता है. हाँ, हाँ. और 1 से 5 तारीख तक बहुत भीड़ होती है. 6 और 7 के बाद वो कम हो जाती है. सो यस, सो अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको ग्रेजुअली स्टेप अप करना है. और याद रखिए कि फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइजेस जरूरी हैं. अगर फिजिकल की बात करें तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बैलेंसिंग एंड ये सारी चीजें जरूरी है. तो उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि हफ्ते में 3 दिन आप स्टैमिना के लिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जो भी आप कर सकते हो ये करिए 30 to 40 मिनट्स, जिसमें पहले 5 मिनट 2-3 मिनट आप स्ट्रेचिंग करिए, डायनामिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद स्लो वॉकिंग, फिर 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, लास्ट 5 मिनट में 2-3 मिनट अगेन स्लो वॉक, सो दैट आपका बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे कम हो. और उसके बाद फिर से एक बार 2-3 मिनट आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करिए. सो ये करेक्ट तरीका है हफ्ते में 3 दिन. बाकी के 3 दिन 15 या 20 मिनट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और 15 या 20 मिनट स्ट्रेचिंग या योगा करिए. सो स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों मेंटेन रहेंगे. हफ्ते में 1 दिन आपके लिए छुट्टी होगी. सर, किसी को अभी एक्सरसाइज चालू करनी है तो हार्ट, उसको देखना है कि हार्ट हेल्दी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं सर? वेल, टेस्ट अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको करने चाहिए. जैसे कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हो, या आपको टेनिस शुरू करना है, या कुछ ट्रैकिंग पर जाना चाहते हो, मैराथन भी आ रही है ना, या मैराथन्स अभी विंटर्स में स्टार्ट हो जाएंगी सारी, तो आपको एक ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट करके देखना चाहिए. आपकी लंग कैपेसिटी कैसी है, आपका हार्ट का एंड्योरेंस कैसा है, आपकी फिटनेस वो करने लायक है या नहीं. लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ अपने हेल्थ के लिए चल रहे हो या कुछ चलना स्टार्ट कर रहे हो, अ गुड रूल ऑफ थंब इज, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो पहनकर शुरू करिए और आपका हार्ट रेट 180 माइनस एज जो भी फिगर आती है उसके ऊपर ना जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 साल के हो तो आपका हार्ट रेट 130 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर आपको आदत नहीं है तो पहले कुछ दिन आप स्लो चलिए. आपका जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ेगा तो आपका हार्ट बीट उतना नहीं बढ़ेगा. फिर या तो आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो या स्पीड बढ़ा सकते हो. 130 इसको एरोबिक रेंज एक्टिविटी कहते हैं. ऐसा करने से आपके जॉइंट्स को भी इंजरीज कम होती है, आपके हार्ट पर भी लोड कम होता है, लैक्टिक एसिडोसिस भी कम होता है, आपको थकान या मसल सोरनेस भी कम होगा, और आप सेफ रेंज में फिटनेस के लिए चलोगे तो वो फिटनेस का पर्पस सर्व होगा. सर, हमने देखा है कि जेंडर रिलेटेड भी कार्डियक होता है, यानी फीमेल को कम ऐसा प्रॉब्लम होता है, हार्ट रिलेटेड होता है, और मेल को ज़्यादा होता है, तो उसका क्या रीज़न होता है सर? वेल, ट्रेडिशनली ये फर्क बहुत ज़्यादा था. मेल्स को being male was considered or is considered as a risk factor for heart disease. So जेंट्स को जो फीमेल्स के जो हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन, वो उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं. सो जब तक मेनोपॉज नहीं आता उनको हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत कम होता है. और मेनोपॉज के बाद उनका रिस्क धीरे धीरे बढ़ता है, और मेनोपॉज के 10 साल के बाद उनका रिस्क बढ़ जाता है इक्वल लाइक मैन. आज
बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफस्टाइल में चेंज हुई हैं जिससे फीमेल्स में भी रिस्क का प्रमाण बढ़ गया है। लेकिन ट्रेडिशनली जेंट्स को ये प्रोटेक्टिव फीमेल हार्मोन्स नहीं होते उनके बॉडी में। दूसरा, जेंट्स यूजुअली बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज्यादा होता था और बाहर का खाना भी ज्यादा होता था, जबकि लेडीज घर पे खाना खाती थी। सो डाइट भी अलग था। जेंट्स में टोबैको और स्मोकिंग का यूजेज भी बहुत ज्यादा होता था। सो इन सारे रीजंस की वजह से जेंट्स को लेडीज के मुकाबले दिल का प्रॉब्लम ज्यादा होता था। अनफॉर्चुनेटली अब वुमेन का भी ये रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। दे आर ऑल्सो फास्ट कैचिंग अप विद मेन। सैड टू से। ओके सर। सर कुछ ऐसी कहानियां बताइए कि जो आपके हॉस्पिटल में हर रोज आती है। आपने पहले बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसी कहानियां जो थोड़ी मिसकंसेप्शंस भी हो, लोगों को समझ में आए कि इसकी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ हो तो बताइए सर। जी बहुत सारी। मेरे पास एक मरीज आया था, उसका वजन कुछ 125 किलो जैसा होगा। तो मैंने उनको कहा कि रोज चलना शुरू करिए और आधा घंटा रोज चलिए, आपका वजन कम करना भी जरूरी है फिटनेस के लिए। तो वो 1 महीने के बाद आए, वजन किया वैसा ही था, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे चल रहे हो? तो उन्होंने बताया ये तो गार्डन में टहल रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है कि आपको पसीना आना चाहिए, आप थकने चाहिए। आपको जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक आपकी एक्टिविटी लेवल सफिशिएंट नहीं है कि जिससे आपको फायदा हो। मैंने फिर उन्हें घर भेजा, 1 महीने के बाद फिर आए, फिर उनका वजन वैसे का वैसा था। मैंने पूछा अब क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा आपने कहा था पसीना आना चाहिए, वैसे चलो। मैंने कहा हाँ, तो अब मैं 12 बजे चलता हूँ दोपहर। तो ऐसे नहीं पसीना बहाना है, पसीना चल के बहाना है। सो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हम अक्सर गोलियां लिखते हैं, तो जो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस होती है जिसमें गोली के पीछे XR लिखा होता है या XL लिखा होता है, मतलब वो दिन में एक ही बार खानी सफिशिएंट होती है, उसकी असर 24 घंटे रहती है। तो एक बार एक मरीज को मैंने एक गोली लिखी जिसमें पीछे XL था, तो वो कहता है आप एक काम करिए मुझे M लिख के दीजिए। मैंने कहा M नहीं आती है, XL ही आती है। तो कहता है कि ये मैं खा नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी होगी। मैंने कहा ये गोली की साइज नहीं है, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज बेसिकली। सो ऐसे बहुत सारे किस्से बनते हैं जो कभी कभी फनी होते हैं, बट जिससे हमारा दिन बना रहता है। वी कीप लुकिंग अप फॉर ओपीडीज। सर हमें कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? वेल आइडियली स्पीकिंग अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कभी भी नहीं, पर आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके फैमिली में कम एज में 2 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक्स आया है, भाई बहन, माता पिता, मामा या बुआ या चाचा या दादा दादी, नाना नानी, 50 साल के नीचे अगर 2 से ज्यादा लोगों को हार्ट की बीमारी हुई है तो आपको रिस्क ज्यादा है, आपको प्रीमेच्योरली टेस्टिंग करना चाहिए। पर मेरा सजेशन है कि आप सबको आपका शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना चाहिए और स्ट्रेस टेस्ट करते रहना चाहिए। कितना फ्रीक्वेंटली? अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 3-4 साल में एक आध बार कर सकते हो, उसके बाद हर 2 साल में, और 50 के बाद आई वुड सजेस्ट कि हर साल आपको ये टेस्ट करते रहना चाहिए। और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप ओबीज हो, आप स्मोक करते हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, आप बराबर नींद नहीं करते हो, आपका डाइट जंक है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। ओके। तो सर कौन से फूड नहीं अवॉइड करने चाहिए? वेल सबसे बुरा अगर मैं एक फूड को कहूं तो वो है बार बार सेम तेल में बनाया हुआ, रीयूज्ड तेल से पका हुआ, ऑयली तला हुआ स्ट्रीट फूड। ओके, हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान वही कर रहा है। अगर आपको समोसा या पकोड़ा खाना है तो आप अगर घर पर बनाते हो तो वो सेम तेल आप फेंक देते हो, रीयूज नहीं करते। लेकिन वही अगर आपने स्ट्रीट साइड पर खाया तो काला हो चुका होता है, वो सुबह से शाम तक एक ही तेल में बार बार बनता है। वो जो तेल ऑक्सीडाइज होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। सो अगर एक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए तो वो है इस तरह से बाहर का सेम ऑयल से बना हुआ फ्राइड खाना। ओके सर, स्ट्रेस लेवल और आजकल देखा गया है कि लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं क्या? जी एब्सोल्युटली। आई फील कि नींद या स्लीप जो है वो सबसे अंडररेटेड
हार्ट हेल्दी चीज है जो आप कर सकते हो। सोना इज नॉट बीइंग लेजी, सोने को आप इतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका वजन भी जल्दी कम नहीं होगा। स्लीप क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों अच्छी होनी चाहिए। सो नींद ऐसी होनी चाहिए कि 7 से 9 घंटे के बीच। सो 7 से कम नहीं, 9 से ज्यादा नहीं। और इट शुड बी सच गुड साउंड स्लीप कि सुबह उठने पर आपको फ्रेश महसूस हो। अगर ऐसी अच्छी रिस्टोरेटिव स्लीप अगर आपको मिल रही है तो यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। ओके तो सर किसी को पता चलता है कि हार्ट का डिसीज है तो उसके बाद उसके लिए क्या टेस्ट होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है? वेल अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम आया है, फॉर एग्जांपल किसी को दर्द हुआ या किसी को हार्ट अटैक आया या किसी के रिपोर्ट्स अबनॉर्मल आए, स्ट्रेस टेस्ट अबनॉर्मल आया, तो उसका हम इलाज करते हैं। चर्बी जो जमने से ये ब्लॉकेजेस होते हैं तो उसको कम करने की दवाई देते हैं। उस चर्बी में खून का थक्का ना जमे इसलिए खून पतला करने की दवाई देते हैं। दिल में खून का सप्लाई बढ़ाने की दवाइयां होती हैं और दिल की खून की डिमांड कम करने की भी दवाइयां होती हैं। और इन सबको रेगुलर मॉनिटर करते हैं और लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करते हैं। आइडियली एक बार अगर दवाई शुरू हो जाए किसी को दिल के प्रॉब्लम होने के बाद तो इसको जिंदगी भर खाना जरूरी होता है। चाहे आपकी हेल्थ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, दवाइयां आपको कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए। आपकी कम हो सकती है लेकिन जीरो कभी नहीं होती। आजकल बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं जैसे कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, जिससे आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी। आप सारे काम कर पाओगे, आप पहाड़ चढ़ पाओगे, आप वजन उठा पाओगे, आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन आप दवाई बंद नहीं कर पाओगे। दवाई बंद नहीं। जी। तो लोगों को ऐसा ही होता है ना, जो ब्लड प्रेशर होता है वो दवाई बंद कर देते हैं, उसके बाद ही ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं दवाई क्यों खाऊं। देखिए, जैसे आपको मलेरिया या टाइफाइड होता है तो बुखार आता है, क्योंकि इन सब में ये सिम्टम होते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दीज आर एसिम्टोमेटिक डिजीज। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, आपकी शक्ल देखकर कोई बता नहीं सकता आपका बीपी 120 है या 220, आपका शुगर 150 है या 250। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आप सिम्टम एसिम्टोमेटिक हो। और जिंदगी भर खाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। सो ये डिसिप्लिन ना होने की वजह से काफी लोग ये दवाइयां छोड़ देते हैं और उससे कॉम्प्लिकेशंस का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। तो चाहे आपकी तबीयत हेल्थ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो आपको लाइफस्टाइल भी सुधारनी है और दवाई भी रेगुलर चालू रखनी है। तो सर बहुत बार देखा है कि लोग जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तब उनको कार्डियक पेन होता है या कार्डियोवास्कुलर कुछ तकलीफ होती है, तो उसका क्या रीज़न होता है सर? वेल बहुत रीजन, एक कॉमन रीजन ये है कि जिंदगी भर हमने अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी है, कभी कुछ चले नहीं। अगर दूसरे माले पे भी अगर आपने लिफ्ट ली है तो आप एक दिन से उठ के मनाली जाओगे तो आपको आदत नहीं है, आपके बॉडी को उस चीज की आदत नहीं है। अगर आप रोज एसी में बैठोगे तो आपको पंखे में भी गर्मी होगी। तो बात यह है कि आपकी बॉडी डीकंडीशनड हो चुकी है। तो फिजिकल कंडीशनिंग को मेंटेन रखने के लिए, या स्पेशली अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हो हॉलीडे या एडवेंचर या हाइकिंग या ट्रैकिंग, तो आपको उसकी कुछ तैयारियां करनी चाहिए। आपको रेगुलरली फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा करना चाहिए और चलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो इमरजेंसी की दवाइयां भी साथ में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपने भारत में हिल स्टेशंस में मेडिकल सुविधाएं इतनी एडवांस या इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको प्राइमरी एड, फर्स्ट एड की दवाइयां, इमरजेंसी की दवाइयां साथ में लेकर चलना है, जो काफी लोग इग्नोर करते हैं। यस, ओके। तो सर हम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे और आपको छोटे हिस्से में ही जवाब देना है उसका, बराबर? तो सर हार्ट के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसान करती है, शुगर या सॉल्ट? वेल शुगर या सॉल्ट दोनों में से एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा में दोनों ही। सो अगर लिमिट में है तो दोनों ही ठीक है। ओके। सर कॉफी और टी हार्ट के लिए कौन सा बेहतर है? मैं ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी का कंपैरिजन करूंगा और दोनों ही हार्ट के लिए अच्छी हैं। और ग्रीन टी ज्यादा अच्छी है और ब्लैक कॉफी भी अच्छी है। यस, लेकिन दूध डालने से उसका फायदा चला जाता है।
तो दूध से कुछ होता है सर? हाँ जी, उसके अंदर जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो सारी नलीफाई हो जाती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं टी में और कॉफी में, हाँ। वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर उसका आपको फायदा नहीं मिलता है। ओके, तो सर क्या हंसने से या खुश रहने से हार्ट अच्छा रहता है? जी एब्सोल्युटली, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना, जैसे कि स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, तो उसका एंटीडोट है खुश रहना। ओके, सो अगर आप खुश रहते हो, बच्चों जैसे सहज रहते हो, स्ट्रेस फ्री और केयर फ्री रहते हो, तो नथिंग बेटर देन दैट। यानी मगर दिल से खुश रहना या सुबह में जाके ऐसे चिल्लाना खुश रहना? वेल दे से फेक इट टिल यू मेक इट। पहले दिन से अगर आपको हंसने की आदत नहीं है, तो आदत डालने के लिए आप एक रिचुअल फॉलो करो कि रोज 15 मिनट हंसना है। बाद में अपने आप से दिन भर आपको मौके मिलते रहेंगे हंसने के। एग्जैक्टली। और कोई ना मिले तो अपने आप की गलतियों के ऊपर सोच के हंसिए। सर वन फूड बताइए आप ऐसा कि जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि सबको सीड्स खाना चाहिए। पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन, चिया सीड्स आप घर पर लाकर रखिए, रोस्टेड खाइए, ऐसे ही खाइए, एक एक चम्मच सुबह शाम खाइए, आपको बहुत फायदा होगा। ओके ओके। सर फेवरेट हार्ट फ्रेंडली स्नैक्स? सो यही आई वुड सजेस्ट, आप प्रोटीन के लिए सोया चंक्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड और वॉलनट्स, मतलब अखरोट और बादाम, और ये सारे सीड्स, ये हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं। ओके, तो सर बिगेस्ट मिथ क्या है हार्ट रिलेटेड आपके हिसाब से? वेल बिगेस्ट मिथ ये है कि मुझे नहीं हो सकता। हाँ, सब लोग अब सोचते हैं कि हम स्पेशल है, हम इम्यून है, और हमें नहीं हो सकता। तो जब हो भी जाता है तो डिनाइल में रहते हैं। हाँ हाँ। सर मोस्ट अंडररेटेड हार्ट हेल्थ टिप? स्लीप। स्लीप वेल। हम सब हमारे लाइफ में स्ट्रेस को लेकर या डाइट को लेकर या वर्कआउट को लेकर कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, या कुछ अपने हिसाब से फॉलो भी करते हैं, लेकिन स्लीप एक ग्रॉसली अंडररेटेड हार्ट हेल्दी चीज है जो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको फिटनेस की भी जरूरत नहीं है, आपको बस जाके सोना है। सर कोई एक ऐसी चीज बताइए जो आपको बताना है हेल्दी हार्ट रखने के लिए करनी पड़ेगी आपको। खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, सो दैट आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, और एक सही बैलेंस बिटवीन बैलेंस डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी। एंड आपके डॉक्टर की बात सुनिए, वो आपके लिए अच्छी सलाह देते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे और आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसके आंसर दिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।